Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. तो ये मैंने बिहार में जरूर देखा है कि एक इमोशनल लगाव तेजस्वी का बन गया है कई वोटरों के साथ, खासकर की युवाओं के साथ। लेकिन क्या इसकी वजह से वो लोकसभा चुनाव, क्योंकि एक वन मैन शो है, दूसरी तरफ मोदी जी हैं, नीतीश कुमार हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, जितिन राम मांझी है, तो एक बड़ा अलायंस उनके, चिराग पासवान है, एक बड़ा अलायंस उनके खिलाफ खड़ा हुआ है लोकसभा के लिए। तो उनको लोकसभा जीतना इतना आसान नहीं है, विधानसभा में जरूर मुझे लगता है वो यश पा सकते हैं अगले साल। तो जो आप बात कह रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव होता तो एक अलग बात होती है और लोकसभा का एक अलग बात होती है। मुझे याद है कि अभी यशवंत देशमुख से जब हमने पिछले महीने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि तेजस्वी उनके जो डेटा सेट में अभी भी नंबर 1 चॉइस बन चुके हैं वो मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन वही बात जो है रिफ्लेक्ट नहीं करती जब आप लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं राजदीप की लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार आ गए, बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो गए। एक तो उन्होंने शुरुआत इंडिया बनाने की थी, लेकिन आ गए वो फाइनली इधर आ गए। तो बिहार में आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा फाइनली, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी तो अच्छा करेगी, उसके एलाइज शायद कमजोर खड़ी है। देखिए, ये बात बिहार की कुछ हद तक लागू है कि जो 16 सीटें जहां नीतीश कुमार लड़ रहे हैं वहां जरूर नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं उनकी विश्वसनीयता पर यह भी जानिए कि नीतीश कुमार के कई पुराने स्कीम, जैसे उनकी जीविका स्कीम जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलाओं के लिए, वो अभी भी है और उसके वजह से उनको काफी उन्होंने अपना एक वोट बैंक तैयार किया है। तेजस्वी यादव के साथ युवा बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, उनको सुनने आ रहे हैं। केवल मुस्लिम यादव नहीं, अन्य समाज से आ रहे हैं। उन्होंने भी कोशिश की है, कई कुशवाहों को उन्होंने टिकटें दी है। तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा वो केवल MY जो कॉम्बिनेशन है उसमें सीमित रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, जब आप लोगों को पूछते हैं कि क्या आप तेजस्वी को वोट देंगे, वो कहेंगे अगले साल जब विधानसभा हो। विधानसभा में तेजस्वी, लोकसभा में मोदी। ये मैंने पिछले साल कर्नाटक में भी देखा था, जब कांग्रेस की सरकार वहां बनी थी। कई लोगों ने कहा था हमें सिद्धारमैया चाहिए बेंगलुरु में, लेकिन केंद्र के लिए हमें नरेंद्र मोदी जी चाहिए। यही मैं महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में देखता हूं कि नहीं, उद्धव ठाकरे आज अच्छे नेता है, उनके खिलाफ जो किया गया वो गलत था। लेकिन क्या आप उद्धव ठाकरे को वोट दोगे इस बार? कुछ लोग जरूर कहते हैं हाँ हम जरूर देंगे, लेकिन कई ऐसे भी है जो कहते हैं हम शायद उनको विधानसभा में दे। तो ये विधानसभा बनाम लोकसभा, जैसे हमने दिल्ली में देखा था 2019 और 20 में, एक फर्क पड़ता है। जो वोटर है वो बड़े सोच समझकर करता है कि मुझे दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए और मुझे हमारे राज्य में एक ऐसा नेता चाहिए जिसके साथ मेरा कोई इमोशनल लगाव हो। तो ये मैंने बिहार में जरूर देखा है कि एक इमोशनल लगाव तेजस्वी का बन गया है कई वोटरों के साथ, खासकर की युवाओं के साथ। लेकिन क्या इसकी वजह से वो लोकसभा चुनाव, क्योंकि एक वन मैन शो है, दूसरी तरफ मोदी जी हैं, नीतीश कुमार हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, जितिन राम मांझी है, तो एक बड़ा अलायंस उनके, चिराग पासवान है, एक बड़ा अलायंस उनके खिलाफ खड़ा हुआ है लोकसभा के लिए। तो उनको लोकसभा जीतना इतना आसान नहीं है, विधानसभा में जरूर मुझे लगता है वो यश पा सकते हैं अगले साल। तो राजीव, आपने जो एक जीविका स्कीम की जैसे आपने बात की और आपने कल भी कहा कि कांग्रेस ने जो 10 किलो राशन लाने में देर कर दी होगी शायद, क्योंकि 5 किलो राशन की लोग बात कर रहे हैं ग्राउंड पे। तो आपको लग रहा है, क्योंकि एक बात ये भी हो रही है कि जैसे कर्नाटक और तेलंगाना में भी जो कांग्रेस पैसे दे रही है महिलाओं का, उसका असर है ऐसा देखा जा रहा है। तो क्या पूरे देश में कहीं ना कहीं एक ट्रांजैक्शनल हो गया है, लोगों को मुझे मिल रहा है इसलिए मैं वोट दूंगा? बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए, मुझे लगता है वोटर जान गए हैं, जैसे मैंने कहा, क्योंकि आज सोशल मीडिया और डिजिटल हर जगह फैल गया, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। वो जान गए सरकार जो भी होती है बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन हमें तो कोई मिलता नहीं है। ये जो एक उदासीनता कहिए, एक थकावट कहिए, वोटरों में नाराजगी कहिए, मैं निराशा कहूंगा। इस निराशा के माहौल में वोटर देख रहा है कौन मुझे क्या देगा। चलो, आप मुझे 5 किलो चावल दे रहे हैं, वेरी गुड। दूसरा मुझे 10 किलो दे रहा है, चलो वेरी गुड। हम अब मैं एक बस राइड में गया था, बस में कर्नाटका में। अब ये महिलाओं को मुफ्त मिलता है, तो मैंने कहा ये मुफ्त तो सरकार, केंद्र है, ये राज्य सरकार आपको मुफ्त बस में जाने दे रही है, तो किसको, सिद्धारमैया को वोट देंगे क्या? उन्होंने कहा हमने तो सिद्धारमैया को वोट दिया था पिछले साल,
अब इस बार मोदी जी हमें कुछ वादे भी कर रहे हैं कि हम आपके घर बसाएंगे आवास योजना में, तो हम उनको भी देंगे, तो दोनों हाथ में लड्डू होंगे। तो ये बिल्कुल आपने सही वर्ड का इस्तेमाल किया, ट्रांजैक्शनल। एक तरह से वोटर कह रहा है आप मुझे बताइए आप मुझे क्या देंगे, अगर मुझे वो चीज पसंद आई फिर मैं आपको वोट करूंगा। ये बड़े बड़े वादे या ये भावुक होने के बाद, ये जो बीजेपी का कोर वोटर है वो शायद राम मंदिर वगैरह पर वोट दे सकता है, या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये जो बड़े बड़े हिंदुत्ववादी मुद्दे होते हैं उसे आम जनता से कोई लेना देना है। आम जनता कह रही है 5 किलो चावल, 5 किलो राशन मिल रहा है, ये आज की तारीख में हमारे लिए काफी है। अब देखते हैं अगली सरकार हमारे लिए क्या करती है। तो हम बिहार से राजदीप यूपी जाना हमारा रह गया। तो यूपी में चूंकि सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें आती है और पिछले 2 चुनाव में बीजेपी को और एनडीए को बड़ी सफलता मिली है। तो इस बार जो फ़र्क है पिछली बार से कि मायावती और अखिलेश साथ साथ नहीं है, कांग्रेस और अखिलेश साथ में और मायावती एक थर्ड फोर्स है। तो क्या आपको उत्तर प्रदेश में कोई तस्वीर बदलते हुए दिखती है इस बार? देखिए, यूपी और बिहार दोनों में मिलिंद, पिछले बार बीजेपी को ऑलमोस्ट 50% वोट मिला था। बिहार में तो अपने सहयोगियों के साथ 53% तक गया था। तो गैप बहुत बड़ा है। और हालांकि यूपी और बिहार दोनों में मैंने ऐसे लोगों से मैं मिला जो पिछली बार बीजेपी को वोट दे रहे थे, लेकिन इसलिए इस बार कह रहे सोचना पड़ेगा। इसके बावजूद मैं कहूंगा क्योंकि गैप इतना बड़ा है, क्योंकि ये महिला फैक्टर इतना हावी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी में योगी जी बहुत, उनकी लोकप्रियता है, खास करके फिर से मैं कहूंगा महिलाओं में, कि लोग कहते देखिए योगी जी के आने आने में शासन फिट हो गया। तो ये राशन राम शासन, ये त्रिशूल एक तरह से बीजेपी को हेल्प कर रहा है। हालांकि मैंने वो उत्साह नहीं देखा जो 2019 या 2021 विधानसभा में भी 2022 के विधानसभा में यूपी में नजर आया था। इस बार मैं देख रहा हूं कि एक वोटर इतना उत्साहित नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि दूसरी तरफ विकल्प भी नहीं नजर आता, ये बड़ी बात है। लोग कहते हैं हाँ इतना काम तो नहीं हुआ जितना ये सरकार कहती है, लेकिन दूसरे और किसको दे। तो वो राहुल गांधी का कास्ट सेंसस का जो मुद्दा है वो चला नहीं है लोगों में। लोग कह रहे नहीं इससे तो कुछ होना नहीं है। अगर विपक्ष एक ठोस एजेंडा थोड़ा और 3-4 महीने पहले रखती, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखती, तो मुझे लगता है यूपी जैसे राज्य में, हालांकि कैंडिडेट्स अच्छे दिए हैं, जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अखिलेश ने बहुत सोच समझकर कैंडिडेट्स दिए हैं और इसका उनको कुछ इलाकों में जरूर फायदा हो सकता है। लेकिन क्या वो केवल वोट शेयर बदलेगा या सीटें बदलेगा, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। एक जो मिलता जुलता आंकड़ा राशिद किदवई ने मुझे बताया, उन्होंने ये कहा कि 34 सीटें ऐसी है जो अखिलेश का हवाले से, कि जहां 40% से ज़्यादा वोट पिछली बार मिला था दूसरी पार्टी, मतलब समाजवादी पार्टी या जो अलायंस था, तो उनको ये लगता है कि इन सीटों पर हमारा कोई चांस बन सकता है, ऐसा समाजवादी पार्टी को लगता है। नहीं, उसपे ये बात आती है मिलिंद की वो बसपा का वोटर कहाँ जाएगा। पिछले बार सपा और बसपा एक साथ थे, जब ये 40% का आंकड़ा देते हैं उसमें बसपा भी है। जी, बसपा कांग्रेस बसपा इतनी मजबूत नहीं है। तो बसपा का जो वोटर है मायावती का, अब मायावती ने कुछ इलाकों में स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कैंडिडेट को दिया है, तो क्या मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा? मुझे नहीं लगता इतना बढ़ेगा, लेकिन फिर भी नुकसान अगर होगा तो शायद सपा को होगा। कुछ इलाकों में ये भी कहा जा रहा है वो बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। कोई कहा जहां प्रजापति एक कैंडिडेट उनका है या बीजेपी का भी प्रजापति है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह में मायावती केवल सपा कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन कितना और केवल गैप कम कर अखिलेश जी कर पाएंगे या जीत पाएंगे। जैसे कन्नौज की सीट है, वहां आज की तारीख में लगता है अखिलेश को अच्छा चांस है। लेकिन ऐसी कई सीटें हैं जहां कॉन्टेस्ट टाइट है, लेकिन क्योंकि बीजेपी की मशीन जमीन पर मजबूत है, मुझे लगता है अभी भी कि एडवांटेज बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जरूर है। योगी मोदी एक डबल इंजन की अगर कहीं भी बात हो तो वो एक उत्तर प्रदेश है और कुछ हद तक असम है। ये बात तो सही है राजीव की जो बसपा का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा उस पर काफ़ी हद तक निर्भर है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो 20% वोट शेयर था उनका 2019 में या 2017 में, वो घट के 2022 में जब सब लोग अलग अलग लड़े थे तो वो 12-13% पे आ गया था।
तो प्रदीप गुप्ता से भी जब हमने बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि बीएसपी का वोट बीजेपी की तरफ जाता है या वो एसपी या कांग्रेस की तरफ जाता है। ये मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में जो भी फैसला होगा उसमें उसका योगदान होगा। तो अब सबसे आखिर में राजदीप हम चलते हैं महाराष्ट्र में, जिस पे हमने आपसे पहले भी चर्चा की थी, लेकिन उसके बाद भी आप घूम के आए हैं वहाँ से। तो महाराष्ट्र को लेकर लोग मतलब दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि हमारी सीटें ज़्यादा आ रही है, मतलब जो महाविकास आघाड़ी या जो उद्धव ठाकरे लेड अलायंस है वो भी कह रहा है कि हमारी भी 30 से ज़्यादा सीटें आ रही है, और बीजेपी भी यही कह रही है कि हमारी भी 30 से ज़्यादा सीटें आ रही है। मतलब दोनों अलायंस का दावा जो है यही है कि हम ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। देखिए, अगर मिलिंद मैं कहूँ कोई राज्य सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल है प्रिडिक्ट करना, वो है महाराष्ट्र। बिल्कुल कांटे की टक्कर है, सीट बाय सीट मैं कहूंगा। एंटी इनकम्बेंसी भी है सरकार के खिलाफ, एक नाराजगी भी है कुछ इलाकों में,